नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस बंदे का नाम है नटवर लाल। नटवर लाल इतना बड़ा ठग था कि उसने कितने बड़े बड़े स्कैम किए वो आज आप वीडियो में देखोगे और आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के ऊपर और टॉपिक पे पर। अब तक आपने ऐसे बहुत सुना होगा, बहुत सारे स्कैम के बारे में सुना होगा कि जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो, किसी ने बैंक को चूना लगाया हो और कोई देश को करोड़ों का चूना लगाकर लंदन भाग गया। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्कैमर की कहानी बताने वाला हूँ जो अब तक के जितने भी स्कैम हुए हैं उन सब का बाप था। उसे मरते दम तक कोई भी पूरी तरीके से कैद नहीं कर पाया। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम पर उसने लोगों को करोड़ों की ठगी की। लेकिन फिर भी उसके गांव के लोग अपना रॉबिन हुड यानी कि उसे अपना मसीहा मानते थे और कानून हर साथी तक को उसके नाम से ही बुलाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े फ्रॉड नटवर लाल उर्फ मिथेली श्रीवास्तव की, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी एक एक बार कौड़ियों के भाव बेच दिया। तो दोस्तों कौन था ये नटवर लाल और कैसे बना अब तक का सबसे बड़ा धोखेबाज, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले के जीरहाडील गांव में हुआ था। उसी गांव में अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। नटवर लाल और देश के पहले राष्ट्रपति की लाइफ में 2 चीज़ें कॉमन थी। सबसे पहले दोनों ने LLB की पढ़ाई की थी और दूसरी दोनों ने पढ़ने के बाद अपना गांव छोड़ दिया था। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक राष्ट्रपति बन गए और दूसरा बन गया महाठग, यानी कि मिथेली श्रीवास्तव से नटवर लाल बनने की ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि नटवर लाल ने पहली बार कब और किसको ठगा था। दोस्तों उसके गांव में एक आदमी था, उसने उसको एक चेक दिया और कहा कि प्लीज़ बैंक में जाकर पैसे निकाल कर लाओ। तो नटवर लाल पूरे रास्ते पर चेक के ऊपर हुए सिग्नेचर को और ये मन में ख्याल आया कि ऐसा सिग्नेचर तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। सो उसे बैंक से पेन उठाया और सिग्नेचर करने की कोशिश की और दोस्तों पहली बार में एकदम से सिग्नेचर कर लिया। सोचो उस वक्त नटवर लाल ने आदमी को पैसे लाकर दिए, लेकिन उसके बाद फेक सिग्नेचर कर करके कई दिनों तक उसके अकाउंट से पैसे निकालता रहा और अब जब इस बात की भनक उसे आदमी को लगी तब तक उसके अकाउंट से 1000 रुपये निकल चुके थे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, उस वक्त 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। उसके बाद जब ये खबर पूरे गांव में फैल गई तो भागकर कलकत्ता पहुंच गया। उसके पास मुश्किल से 5 रुपये थे, इसलिए वो रोड पर हान करता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा करता था। पैसे कमाने के लिए उसने कॉटन मिल के मालिक सेठ केसर राम के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसकी पढ़ाई और रहने खाने के लिए खर्चा निकल जाता था। लेकिन जब उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने सेठ केसर राम से कुछ पैसे उधार मांगे और सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से नटवर लाल को बहुत गुस्सा आया और उसने एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन उसने सेठ की ओर से आपको कहा है कि मेरे पहचान में एक आदमी है जो रॉक कॉटन में डील करता है, तो अगर आपको मार्केट से बहुत ही सस्ते दाम पर कॉटन चाहिए तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको दिला सकता हूँ। तो सेठ ने उसकी बातों का भरोसा करके उसको सीधे 4.5 लाख रुपये दे दिए, जिसके बाद नटवरलाल वहाँ से फरार हो गया और सेठ हाथ महलते रह गया। जिसके बाद नटवरलाल को अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा और उसके बाद उसने कई सारी ठगी को अंजाम दिया। दोस्तों नटवरलाल फेक सिग्नेचर करने में माहिर था, इसलिए उसने बड़ी बड़ी हस्तियों के सिग्नेचर करके ना सिर्फ देश के लोगों को बल्कि विदेशियों को भी चूना लगाया था। उसे
70 में 3 बार ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार लाल किले को, 1 बार राष्ट्रपति भवन को और उसने 1 बार तो उससे पार्लियामेंट को भी बेच दिया था। अब अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मन में सवाल आया होगा कि ये कैसे बस पॉसिबल हो सकता है, कोई इन चीज़ों को कैसे बेच सकता है। तो दोस्तों मैं आपको उस चीज़ बता दूं, ये पॉसिबल हो सकता है, 100% पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नटवर लाल के लिए। वो इन चीज़ों को सरकारी ऑफिसर बनकर बेचा करता था। उसके पास इन मूवमेंट्स को जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते थे, वो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। उन पेपर्स में इन मूवमेंट्स की छोटी छोटी जानकारी हुआ करती थी। साथ ही नेटवर लाल की इंग्लिश और कन्विंस करने की स्किल बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से विदेशी भी उसके चुंगल में फंस जाते थे और लाखों रुपये देकर इन मूवमेंट्स को खरीद लेते थे। उसके बाद नटवरलाल फरार हो जाता था और हाथ मिलते ही रह जाते थे। पार्लियामेंट को बेचने के लिए नटवरलाल ने इंडिया के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिग्नेचर किया और सामने वाले को जरा भी शक नहीं हुआ। जब उसे पार्लियामेंट को बेचा था तो उसे उस वक्त में 542 संसद भी बैठे हुए थे। हालांकि जिन लोगों ने नटवरलाल से ही खरीदे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा उसने धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी खूब चूना लगाया था, कभी एनजीओ कर्मचारी बनकर और या फिर कभी किसी और बेस में। 200 नटवरलाल बेस बदलने में और झूठ बोलने में इतना माहिर था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता था। एक बार की बात है, 1987 और 88 के बीच जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी, तो नटवरलाल बूढ़े आदमी के बेस में दिल्ली के कनॉट प्लेस में गया और एक घड़ी बेचने वाले के पास जाकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें वो सबको घड़ी देने वाले हैं और मैं फाइनेंस मिनिस्टर तिवारी का पीए हूँ, सो आपसे बहुत घड़ियाँ लेने आया हूँ, थोड़ी अच्छी और महंगी वाली घड़ियाँ दिखाइए। पहले तो घड़ी वाले को यकीन नहीं हुआ, फिर उसने सोचा कि इतना बड़ा ऑर्डर है, रिस्क नहीं ले सकते, तो उसने घड़ियाँ दिखानी शुरू कर दी और नटवरलाल ने 93 घड़ियाँ पैक करने के लिए कहा और बोला मैं कल आकर ये घड़ियाँ ले जाऊंगा और पेमेंट अगले दिन। नटवरलाल ने बोला कि मैं कल आकर ये पेमेंट ले जाऊंगा, कल आकर ये घड़ियाँ ले जाऊंगा और पेमेंट दे जाऊंगा, आप घड़ियों को पैक कर कर रखिए। अगले दिन जब नटवरलाल को उसके यहाँ पे पहुँचा तो बोला आप एक आदमी को मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेजिए, नॉर्थ ब्लॉक में भेज दीजिए, वहाँ मैं उसे एक ड्राफ्ट चेक दे दूँगा। तो दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का वो एरिया होता है जहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े नेता, मंत्री वगैरह वगैरह। अब उसे घड़ी वाले ने नटवरलाल के कहने पर अपना एक आदमी उसके साथ भेज दिया। तो दोस्तों नटवरलाल ने उसे ब्लैक चेक देकर वापस भेज दिया। 2 दिन बाद जब बैंक में वो डाला गया तो पता चला कि जो वो डीडी है वो फर्जी है। सो उसने पुलिस कंप्लेंट की और बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। नटवरलाल ने सिर्फ दिल्ली और कोलकाता में नहीं बल्कि मुंबई और लखनऊ के साथ साथ 11 और भी स्टेट के अंदर 100 से ज़्यादा ठगी को अंजाम दिया और एक ऐसी ठगी उसके नाम मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवरलाल हो गया। देखिए नटवरलाल जब पहली बार मुंबई गया तो उसके बाद उसे पैसे नहीं थे। उसने एक परचेसिंग ऑफिसर का भेष बनाया और एक आदमी के साथ ये कपड़ा मिल में पहुंच गया। वहां जाकर लगभग 3.5 लाख का ऑर्डर लिया और कुछ पैसे एडवांस लेकर उसने कहा कि कल आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपको माल की डिलीवरी मिल जाएगी। जब वो अगले दिन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने फिर करवाई और एफआईआर करवाई। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस को लग रहा था कि उन लोगों ने मिथिलेश श्रीवास्तव के साथी को पकड़ा था, जिसका नाम मिल्क के अंदर नटवरलाल बताया गया था। तो दोस्तों तभी से इसका नाम नटवरलाल पड़ गया। दोस्तों नटवरलाल शातिर होने के साथ साथ काफ़ी हाजिर जवाब का भी था। एक बार की बात है, एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी और लखनऊ कोर्ट में नटवरलाल के एक वकील ने पूछा तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे ठग लेते हो। तो नटवरलाल ने बोला क्या आपके पास 1 रुपया है? अगर मुझे आप 1 रुपया दोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
तो वकील साहब ने अपनी जेब से रुपया एक निकाला और उसके हाथ में दे दिया। उसके बाद में वो सिक्का लेकर नटवरलाल ने अपनी जेब में रख लिया और कहा कि मैं ऐसे ही लोगों को झूठ बोलकर पैसे ले लेता हूँ और वो मुझे खुशी खुशी लालच में आकर दे देते हैं। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, नटवरलाल अपनी ज़िंदगी में 9 बार पुलिस के हाथ चढ़ा और हर बार वो जेल से भागने में कामयाब रहा। ऐसे में वकील ने उसे सवाल किया कि तुम हर बार इतने बड़े बड़े जेल से कैसे भाग जाते हो? तो उसे जज साहब की तरफ देखकर उत्तर दिया कि मैं भगत नहीं हूँ, बल्कि पुलिस वाले मेरी मदद ही करते हैं जेल से भागने के लिए, क्योंकि मैं भागने के लिए पुलिस वाले ही मदद करते हैं। कभी कभी दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, मुझे गाड़ी लाकर दे देते हैं, या फिर बोलते हैं तुम चले जाओ, मैं चला जाता हूँ। दोस्तों, उसका ये बयान नहीं कहीं ना कहीं सच भी था, क्योंकि उसने कई बार अपनी चालाकी से पुलिस वालों को भी चकमा दिया था। जैसे ही एक बार नटवरलाल जेल के अंदर बंद था, तो उसने पुलिस वालों को कहा कि उसके पास एक बक्सा है जिसे उसने जेल के अंदर छुपा रखा है। उसमें लाखों रुपये है जो उसे जेल से जाने में मदद करेगा, बाहर निकालने में उसे वो अपना बक्सा दे देगा। अब ऐसे में पुलिस वालों ने लालच में आकर उसे सब इंस्पेक्टर की वर्दी लाकर दे दी, जिसे पहनकर नटवरलाल सीना तानकर जेल से सलामी लेते हुए बाहर निकल गया। जिसके बाद में पुलिस वालों ने जब उसे बक्से को खोला तो उसमें न्यूज़पेपर, इसके अलावा दोस्तों उसकी एक और कहानी आज भी लखनऊ के जेल रिकॉर्ड में है। एक बार नटवरलाल लगभग 1.5 साल से जेल में बंद था और वो भाग नहीं पा रहा था, और हर महीने उसकी वाइफ एक चिट्ठी लिखा करती थी, पर नटवरलाल उसका जवाब भी नहीं दे पाता था। तो दोस्तों, जेल का ये रूल होता है कि जेल के अंदर जो भी चीज़ आती है या फिर जेल से जो चीज़ बाहर जाती है उसको चेक किया जाए। तो उस वक्त जो जेल का जेलर था वो सिक्योरिटी पेपर्स के लिए, उस पर्पस के लिए उसकी वाइफ का लेटर पढ़ा करता था। उसकी वाइफ हर बार एक ही बात लिखती थी कि खेत जोतने के लिए मजदूर की ज़रूरत है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खेत वो जुतवा सके। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आप अब कब आओगे? तो एक बार जेलर ने तंग आकर नटवरलाल से कहा कि तुम्हारी वाइफ इतनी चिट्ठियाँ लिखती है, तुम उसकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देते हो? तो नटवरलाल ने कहा, अब आप कह रहे तो जवाब दे देना पड़ेगा। उसके बाद ने उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा, तुम टेंशन मत लो, मैंने खेत में एक पेड़ के नीचे कुछ सोने के गहने छुपाए हैं, उसे निकाल लो और अपना काम खेत में करवा लो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और उसके बाद खेत को जाटव लगे। अब ये लेटर जेलर साहब ने पढ़ा तो उसके पैरों से तले से ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद में पुलिस वालों ने कुछ मजदूर लेकर पूरे खेत को खेत डाला। उनको खेत में से 1 रुपया भी नहीं मिला। उसके कुछ दिन बाद नटवरलाल की पत्नी का एक लेटर आया जो उसने जेलर के लिए लिखा था। उसने कहा, मेरे खेत को जुतवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेलर साहब, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। लेटर पढ़ के जेलर बेहोश हो गया। दोस्तों, नटवरलाल को 100 से भी ज़्यादा मुकदमों में अलग अलग कोर्ट से लगभग 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें उसने सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे और हर बार जेल से चकमा देकर भाग जाता। 1996 में उसे आखिरी बार पुलिस ने देखा था जब उसे कानपुर जेल से दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा था। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 84 ईयर्स की थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। इतनी ख़राब थी उसे कहीं भी आने जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। एक बार की बात है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली एम्स में भर्ती करने के लिए 3 पुलिस वालों के साथ भेजा गया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब वो पुलिस वाले उतारे तो 2 पुलिस वाले गाड़ी करने के लिए स्टेशन से बाहर चले गए और जो एक पुलिस वाला था वो उससे नटवरलाल ने कहा, मुझे चाय पीनी है। पहले तो 2-3 दिन
2-3 दिन बार पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन नटवरलाल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे दया आ गई और उसने सोचा ये तो व्हील चेयर पे पड़ा है, जहाँ कब क्या भाग जाएगा और क्या भाग नहीं पाएगा, व्हील चेयर पे है तो भाग नहीं पाएगा। और ऐसा सोचकर वो चाय लेने चला गया। उसके बाद जब वापस आया चाय लेकर तो वहाँ पे सिर्फ व्हील चेयर ही मिली और नटवरलाल हमेशा के लिए वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। उसके बाद उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया और आखिरकार उसके गायब होने के 13 साल बाद मतलब 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में दरख्वास्त की कि नटवरलाल अब मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, तो उसके ऊपर प्लीज़ जो भी केसेस है उनको हटा दिया जाए। अब ऐसे में कोर्ट ने उसके परिवार से पूछताछ की उसकी, और उसने भाई ने बताया कि उसकी मौत सन 1996 में हो गई थी, जिसके बाद में कोर्ट ने उसके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे के सारे क्लोज़ कर दिए। तो दोस्तों ये सारी कहानियाँ नटवरलाल की ठगी और साथी दिमाग की थी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी जिसमें लोगों के उसने रॉबिन हुड कहा करते थे। दोस्तों नटवरलाल को अपना रॉबिन हुड कहने वाले उसके खुद गाँव के थे। उसे नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल के नाम से बुलाते थे और उसके बारे में पूछने वालों को भी कहते थे कि उसका नाम इज्जत से लेना चाहिए, मतलब नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल। इसके पीछे का कारण यही है कि नटवरलाल जब भी गांव में जाते थे तो पूरे गांव वालों के लिए भोजन रखवा दिया, जिसमें अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते थे। आखिर बार जब वो गांव में गया था तो उसने सबके लिए भोजन रखवाया और सबको 100-100 रुपये भी दिए। साथ ही साथ गांव वालों का कहना ये भी था कि वो अमीरों को लूटा करता था और गरीबों की मदद किया करता था। जैसे किसी की बेटी की शादी है उसको पैसे दे देना, किसी के बच्चे की स्कूल के लिए पैसे भरने वगैरह। दोस्तों नटवरलाल की इन कहानियों से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्मों को लेकर 1979 में नटवरलाल से एक सवाल पूछा गया था, क्या आपको पता है कि आपके नाम के ऊपर एक फिल्म बन रही है? तो उसका जवाब दिया हाँ। फिर पूछा गया क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे? तो उसने कहा जब फिल्म का असली हीरो मैं हूँ तो वो फिल्म देखने क्यों जाऊँ। इसके अलावा इमरान हाशमी की फिल्म राजा नटवरलाल, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली भी नटवरलाल की कहानी से इंस्पायर है। तो दोस्तों ये थी नटवरलाल यानी देश के सबसे बड़े स्कैमर की कहानी। अगर आपको भी इसके अलावा उसके बारे में कई और कहानी पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक